कहानी को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अभिव्यक्ति की प्रेरणा हमेशा सामाजिक सरोकार रहे हैं और जहाँ कहीं भी जिस तरह की विसंगति नज़र आती है वो कहीं न कहीं उद्वेलित करती है, भीतर एक द्वंद्व पैदा करती है। उसकी वैसा होने के कारण क्या हैं, वो वैसा क्यों है और वैसा क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारे सवाल जब भीतर द्वंद्व पैदा करते हैं तो कहीं न कहीं दिमाग में ये चलता रहता है कि आखिर जो प्रतिसंसार है, इस संसार के ठीक उलट वो क्यों नहीं जानता है कि उसकी सामने की सड़क के पार ये दुनिया है, ये झोपड़पट्टी की जो दुनिया है, जहाँ से उसके घरों में बाइयाँ आती हैं, उसकी घर की साफ़ सफाई करती हैं, चौका बासन करती हैं, उनकी असली ज़िंदगी क्या है, या वो जिस इमारत में रहती हैं उस इमारत में ईंट और प्लस्तर चढ़ाने वाले जो लोग हैं, तसले ढोने वाले जो लोग हैं रेती और सीमेंट के, उनकी निजी ज़िंदगी कैसी है और वो किस तरह से किस तरह अपना जीवन यापन कर पाते हैं इतने सीमित साधनों और सीमित पारिश्रमिक के चलते। तो यही सब कहीं न कहीं भूख की वो स्थितियाँ, विदारक स्थितियों से मेरी मुलाकात हुई। बॉम्बे की झोपड़पट्टी, शास्त्री नगर की जो झोपड़पट्टी कहलाती है, वहाँ मैंने एक मिस्त्री जो 7वें माले पर बिल्डिंग में प्लास्टर चढ़ाते हुए पाँव फिसलने के चलते नीचे गिर गया और ख़त्म हो गया, और ठेकेदार ने कभी भी ठेकेदार ने ये नहीं सोचा कि इसकी पत्नी और बच्चे क्या करेंगे। यहाँ तक कि मुआवज़ा देना तो दूर, वो काम भी नहीं देना चाहता था। इसलिए काम नहीं देना चाहता था उसकी पत्नी को भी तसला ढोने के लिए, क्योंकि वो उसको लगता था कि ये आएगी तो अपने दुख का बयान बार बार इन मज़दूरों के बीच करेगी और धीरे धीरे इन मज़दूरों की एक यूनियन बन जाएगी और ये कहीं ना कहीं अपनी कुछ मांगे, इस तरह की दुर्घटनाओं को लेकर के एकजुट हो जाएंगे और कुछ मांगे रखेंगे, और वो मांगे हम पूरी नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते, हम देना नहीं चाहते हैं, इसलिए उसने वो भी काम नहीं दिया। तो ये इस औरत का जो द्वंद्व था, वो द्वंद्व जब मुझ पर प्रकट हुआ तो असहायता मैंने जो देखी, जो गहरे महसूस की, उसके सामने ये आई कि कहीं ना कहीं अपनी बाकी बच्चों का पेट भरने के लिए वो अपने एक बच्चे को, एक भिखारिन को गोद लेने के लिए दे सकती है, और उसके मन में ये बिल्कुल है कि वो 4 घरों में जाएगी, चौका बासन की कोशिश करेगी। उसके छोटे उस गोद वाले बच्चे को ही देख करके उसको चौका बासन के लिए भी रखने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपने बच्चे को चादर बिछा करके वहीं लिटा करके घर का झाड़ू पोछा कर रही, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि मैला मैला बच्चा जो है मैली गुदड़ी में यहाँ लिटा दिया हमारे घर में लाकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मुझे भूख कहानी लिखने की उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। मुझे लगता है कि जहाँ तक प्रश्न मनपसंद कहानी का है, लेखक के लिए वो कहानी मनपसंद होती है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके मन और उसके दिमाग और उसके दिल को झकझोरती रहती है, उसका पीछा करती रहती है, जब वो कहीं ना कहीं एक कच्चे माल के रूप में उसके सामने होती है। ऐसे टुकड़े टुकड़े होते हैं संवेदनाओं को, जो बाद में जुड़ने के लिए बेचैन होते हैं उसके मस्तिष्क के उन कोनों में पड़े हुए होकर। तो मुझे लगता है कि तब तक उस लेखक, क्योंकि उसी जुनून में, उस कहानी के जुनून में वो जी रहा होता है, तो उस वक्त केवल वो उस कहानी का जुनून, उस आप कह सकती हैं उसको कि वो उसका मनपसंद कहानी है वो, क्योंकि वो मनपसंद क्या, वो उसके मन में कहीं करकता है। मुझे आज तक नहीं लगा किसी कहानी को लिखते हुए कि ये मेरी मनपसंद कहानी है, इसको मुझे लिखना चाहिए। ये मुझे पसंद शब्द तो उससे जुड़ता ही नहीं है, द्वंद्व जुड़ता है, बेचैनी जुड़ती है, तड़पड़ाहट जुड़ती है, और जब अभिव्यक्ति पा लेती है, छपती है और पाठकों की प्रतिक्रिया आती है, तो मुझे लगता है कि मेरी बेचैनी उस कथा
के पात्रों की बेचैनी, उस कथा के पात्रों के का बुनियादी संघर्ष पाठकों तक पहुंचा है। पाठक ने अपने समकालीन परिवेश में रहते हुए जो परिवेश कहानी का वो उसके अनुभव का हिस्सा नहीं है या वहाँ तक वो नहीं पहुँचा, तो वो उसके अनुभव का हिस्सा कहानी पढ़कर अगर बनता है तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि मैंने अपना सरोकार पूरा किया। तो मनपसंद की बात तो मैं नहीं कह सकती। मेरी तमाम कहानियाँ हैं, जिस वक्त मैंने उनको लिखा मुझे लगता है कि मैं हमेशा बेचैनी से गुजरी हूँ। तो विदेशी प्रभाव मेरी अभिव्यक्ति, मेरे लेखन और मेरी रचना प्रक्रिया पर पड़ा। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि संवेदनात्मक गहनता जिसको कह सकते हैं वो और गहरी हुई टॉल्स्टॉय को पढ़ करके। हेमिंग्वे की ओल्ड मैन एंड द सी पढ़कर मुझे लगा कि मनुष्य की अपराजियता जो है, मनुष्य की जो जिजीविषा है वो अद्भुत है, और उस अपराजियता ने कहीं न कहीं एक संबल दिया कि मनुष्य की शक्ति कम नहीं है, मनुष्य को अपने बारे में जानना चाहिए। मनुष्य को इसलिए अपने बारे में जानना चाहिए कि उसके संघर्ष को और धार मिल सके। तो मुझे लगा कि मेरे जो आम आदमी के सरोकार हैं, मेरे लेखन के जो सरोकार हैं सामाजिक, उसमें इस बात ने बहुत बल दिया कि ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ने के बाद कि जो मेरे संघर्षशील पात्र हैं उनको कहीं न कहीं मैं ये समझा सकूं कि देखो, कहीं भी हार का मतलब हार नहीं होता है, हारना चाहिए भी नहीं। हार के बावजूद ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम फिर उठकर खड़े हो सकते हैं। तो एक जो विदेशी प्रभाव की जो बात है, जैसा कि मैंने कहा, एक संवेदनात्मक, गहन संवेदनात्मक ता मुझे मिली उनके लेखन में। और जहाँ तक विचारधारा का प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं कि मार्क्स के सर्वहारा को लेकर के मैं बहुत प्रभावित रही हूँ, और अपनी युवावस्था में मैं जुड़ी भी रही हूँ इस तरह के आंदोलनों से जो सर्वहारा के प्रति समर्पित रहे हैं। लेकिन केवल उस खांचे में बंद कर लिखना, उस खांचे में बंद कर सोचना, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि मुझे अपनी देश, अपनी मिट्टी, अपने देश के मानसिक दबाव, अपने देश के सामाजिक दबाव, सत्ता के दबाव, ये आर्थिक दबाव, ये सारी चीज़ें मिलकर जिस तरह का एक संघर्ष सामने रखते हैं, मुझे लगा कि वो दृष्टि भले एक हमने अर्जित की देखने की चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं उस देखने को अपनी दृष्टि सचमुच बनाना, दृष्टि का अर्जन वो किसी और की दृष्टि थी, लेकिन उसको अपनी दृष्टि बनाने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम अपने मंथन से उसको भेदें कि जो व्यक्त सामने है उसके पीछे का अव्यक्त क्या है, उसका शोध हमें करना पड़ेगा। मेरी सबसे पहली कहानी अगर मैं कहूँ तो स्कूल की पत्रिका में डोमिन काकी छपी थी, जिसमें मेरे अध्यापक ने कहा कि तुम्हें एक कहानी लिखनी है। मैंने कहा कहानी कैसे लिखूँ? उन्होंने कहा जैसे प्रेमचंद की कहानी तुमने बूढ़ी काकी पढ़ी अपने पाठ्यक्रम में। मैंने कहा लेकिन मैं मतलब, तो बोले कल्पना करो या अपने जीवन की कोई घटना जो भी तुमने गांव घर में देखी हो, यहाँ देखी हो, बॉम्बे जैसे शहर में अनुभव की हो। तो मुझे घटना याद आई डोमिन काकी वाली, जो मेरे गांव की घटना है। जब मैं करीब 6-7 वर्ष की रही होंगी, गांव गई तो मेरी दादी ने कहा चित्रा, ये अनाज की टोकरी डोमिन को दे आओ जा करके ना। तो मैं गई, क्योंकि वो काम ख़त्म कर चुकी थी, नाली घर की साफ़ कर चुकी थी। तो मैं गई और मैंने वो अनाज की टोकरी उनके आंचल में
उड़ेल दी। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर वो मुझे दिखाई दी, मैं आंगन में खेल रही थी, तो मैंने कहा अरे डोमिन आ गई, डोमिन आ गई। तो मेरी दादी ने मुझे पास में बुलाया और एक थप्पड़ मारा। डोमिन नहीं, मैं बड़ी हूँ, मैं डोमिन कह सकती हूँ, नहीं डोमिन काकी हैं, तू डोमिन काकी कहा कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, डोमिन काकी कहूँगी। मेरी आंख में आंसू भर आए, फिर मैंने कहा ठीक है, मैं डोमिन काकी कहूँगी। उन्होंने फिर मुझे जो है 2-3 दिन बाद जब वो काम ख़त्म कर चुकी तो मुझे कहा ले ये अनाज की टोकरी, ये बाजरे की टोकरी डोमिन काकी के कोंच में यानी आंचल में उलटा। तो मैंने टोकरी ली और अपने हाथों से ले जाके उनके कोंच में उलट दी, लेकिन वो अनाज थोड़ा सा बिखर गया, कोंच से बाहर बिखर गया। तो मैंने टोकरी रख करके उस अनाज को उनके साथ ही उनके आंचल में समेटना शुरू कर दिया। तो मेरी दादी आई और उन्होंने मुझे उठाया और 2 थप्पड़ मारे। ये क्या किया तूने, छू लिया इनको? तो और मेरी ताई जी को आवाज़ दी कि लाओ गंगा जल लेकर के आओ और इसको नहलाओ, और वो नहान घर में मुझे भी पकड़ के ले गई और ख़ुद भी गई। तो मेरे बाल मन में उस समय एक प्रश्न उठा था कि मुझे दादी ने डोमिन कहने पर थप्पड़ मारा, और जब मुझे कहा कि डोमिन काकी कहो, तो जब मैंने उनको डोमिन काकी कहा, वो मेरी काकी लगती हैं, तो मैंने अगर उनके आंचल को छू लिया या उन्हें छू लिया तो दादी ने क्यों मारा, ये मेरी समझ में नहीं आया। और मैं काकी की गोद में जाकर छुप जाती हूँ तब तो दादी थप्पड़ नहीं मारती, और डोमिन काकी को छू लिया तो मुझे थप्पड़ मारा कि छू क्यों लिया। तो ये काकी शब्द का क्या मतलब है, यानी ये रिश्ता तो बना नहीं। तो ये एक भीतर मेरे वो था, और मैंने उसी को आधार बनाकर डोमिन काकी कहानी लिखी, जो बचपन में मैंने इस घटना को झेला था अपने ऊपर, एक फ्यूडलिस्टिक एक जमींदार परिवार के घराने में। तो कहीं ना कहीं वो मेरी पहली कहानी बनती है, स्कूल की पत्रिका में छपी। लेकिन स्कूल की पत्रिका में छपी और बहुत, आज मैं देखती हूँ तो बहुत अपरिपक्व ढंग की कहानी, हालांकि मैंने उसको शामिल किया है अपनी लघु कथाओं में। और उसके बाद सफ़ेद सेनारा कहानी है, जो 1965 में 25 अक्टूबर 1965 को नवभारत टाइम्स मुंबई के रवि वार्ता में छपी थी, पुरस्कृत होकर छपी थी, और उसका नाम था सफ़ेद सेनारा। ये मेरी सफ़ेद सेनारा पहली कहानी थी, और अभी नवनीत डाइजेस्ट में पहली कहानियों की एक सीरीज़ चल रही है, तो उसमें गुलजार साहब की पहली कहानी छापी गई और मेरी सफ़ेद सेनारा भी छापी गई। और वो मैंने क्यों लिखी उसके और किस तरह से लिखी उसके बारे में भी मैंने लिखा है। और अपने बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़मींदार ख़ानदान से हूँ जो ज़मींदारी ख़त्म हो जाने के बावजूद अपने भीतर हाथी की झूलों को नहीं भूलता है, और अपने भीतर क्षत्रिय होने के गर्व से गर्वोन्नत रहता है, सारे ठाट बाट ख़त्म हो जाने के बावजूद। और अभी भी वो यही स्थिति बनी हुई है आज़ादी के 60 वर्षों बाद भी, कि उस घर की स्त्रियां अगर बैलगाड़ी के बजाय कार में बैठती हैं तो भी कार घर के पिछवाड़े लगती है, और औरतें चादर ओढ़ कर निकलती हैं और कार में सफ़ेद पर्दे पड़े होते हैं। तो मैं अपने बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे ख़ानदान की लड़की हूँ जिसने उस ख़ानदान की परंपराओं को तोड़ा, और मैंने अंतर जातीय विवाह किया, ब्राह्मण से विवाह किया। अवध नारायण मुदगल जो सारिका के संपादक होकर जिन्होंने अवकाश प्राप्त किया है, और लेखक और कवि रहे बहुत जाने माने। और मैंने अपने घर की इच्छा के विरुद्ध किया। मैंने ये तय किया कि मैं ऐसे क्षत्रिय खानदान की बहू नहीं बनूंगी जहां गहनों को लाद कर सिर पर पल्ला दे करके कोई भी स्त्री अपने अस्तित्व को सार्थक समझती है। मैं इस सार्थकता में, यानी मैं अपनी माँ की सार्थकता को खुद में नहीं जी सकती, और मुझे ये चेतावनी दी गई कि इस क्षत्रिय खानदान में जो भी लड़की अपने मन की कहीं कुछ करती है या उसका पाँव फिसलता है तो उसको घर के अंदर के आंगन में जो कुआं है उस कुएं की जगह पर खड़ा कर ढकेल दिया जाता है, और गांव में प्रचारित कर दिया जाता है कि उसको पानी खींचने का शौक हो रहा था कहारिन के होने के बावजूद, और पाँव फिसल गया। तो ये उस खानदान से मैं हूँ, और मैंने उस खानदान में रिवोल्ट किया।